अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2 लाए हैं। बेटा इस लेक्चर में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं हमारे उनको हम आज क्लियर करेंगे। कोई डाउट नहीं रहेगा, अच्छी तरह आपको समझा देंगे। तो बेटा ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम आज पढ़ेंगे, इसकी डेरिवेशन, तो इसको हम दो केसेस में करेंगे। केस नंबर 1 जो होगा, उस केस में जो बॉडी होगी वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई करेगी, और केस नंबर 2 में हम बॉडी को किसी इंक्लाइनेड प्लेन पे कंसिडर करेंगे। तो दो केसेस होंगे हमारे। केस नंबर 1 बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड केस नंबर 2 बॉडी लाइंग ऑन एन इंक्लाइनेड सरफेस। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, तो उसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, consider this to be a surface and here we have a body on the surface। तो बेटा यहाँ पर हमें पता है पहला जो फोर्स होगा वो होगा mg, वेट ऑफ द बॉडी। बेटा हमें पता है जब हम किसी बॉडी को किसी भी सरफेस पे, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइनेड सरफेस हो, जब हम बॉडी को किसी सरफेस पे रखते हैं तो पहला जो फोर्स एग्जिस्ट होता है वो होता है वेट ऑफ द बॉडी mg, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mg। तो पहला फोर्स जो यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा उसको हम वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, जिसकी वैल्यू mg होती है, आपको पता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो mg के रिएक्शन, जो इसकी रिएक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम, उसी फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो बेटा अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एक और फोर्स एग्जिस्ट होगा जिसे हम R से डिनोट करते हैं, और इसी को हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, अगर बॉडी की वर्टिकल मोशन नहीं होगी, यानी अगर बॉडी अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स मूव नहीं कर रही है, तो ये जो R एंड mg, ये दीज टू फोर्सेस, दीज विल बी बैलेंस्ड फोर्सेस, यानी कि इनकी वैल्यू जो होगी इक्वल होगी। या हम ऐसा भी कह सकते हैं R माइनस mg विल बी इक्वल टू 0। R माइनस mg विल बी इक्वल टू 0 किस सूरत में? जब बॉडी में कोई वर्टिकल मोशन नहीं होगी। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन रिएक्शन होगी। तो हमने जाना कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये एक ऐसा फोर्स होता है जो mg के रिएक्शन में एग्जिस्ट होता है। और याद रखिए आप, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है ये हमेशा बॉडी की सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो हम इसको यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, it is the force holding a body on a surface and acting perpendicular to the surface of the body। यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। पहली, ये जो फोर्स होता है ये बॉडी को होल्ड करने में उसकी हेल्प करता है, यानी कि बॉडी की स्टेबिलिटी जो ग्राउंड पे होती है, किसी सरफेस पे बॉडी होती है, उसको वहाँ स्टेबल रखने में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का अहम रोल होता है। और दूसरी बात ये कि ये जो होता है ये फोर्स, ये बॉडी की सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो बॉडी की सरफेस पे परपेंडिकुलर होने के लिए आपको यहाँ एक दो केसेस
देखने होंगे। पहला केस जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये बॉडी की सरफेस के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। तो ये आप याद रखें, बॉडी जिस डायरेक्शन में भी होगी, नॉर्मल रिएक्शन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी इस तरह लाई कर रही होगी किसी सरफेस पे, मान लीजिए ये हमारी सरफेस है और बॉडी इस डायरेक्शन में यहाँ पर लाई कर रही है, दिस इज द सरफेस इन कंटेक्ट। तो इस सिचुएशन में जो नॉर्मल रिएक्शन होगी ये फिर भी बॉडी की सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी इस तरह, यानी इट शुड मेक a 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब एक और सिचुएशन, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज द बॉडी ऑफ मास एम, सपोज कर लीजिए कि बॉडी इस डायरेक्शन में सरफेस पे लाई कर रही है, मान लीजिए बॉडी इस डायरेक्शन में सरफेस पे लाई कर रही है, तो बेटा इस सूरत में जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि इस सूरत में भी नॉर्मल रिएक्शन जो है 90 डिग्री का एंगल हमेशा बॉडी की सरफेस के साथ बनाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद एक और पॉइंट लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेरिवेशन से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वो पॉइंट ये है कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन अभी हमने डिस्कस नहीं किए, उनको भी करेंगे डिस्कस, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ये है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज FC। जैसे कि हमने लिखा है FC से हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं। तो FC जो होता है बेटा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। बेटा ये बात आप याद रखें, FC जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ये तो सब बताते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें शायद ही कोई जाता हो। मेरी आदत है मैं हमेशा कंसेप्ट को क्लियरली देखना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है। तो आप देखिए केस नंबर 1 में हमने यहाँ पर दिखाया है वेट mg। तो अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, अगर m ज़्यादा होगा, बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, तो बेटा क्लियरली और भी ज़्यादा होगा। याद रखें, अगर m ज़्यादा होगा तो और भी ज़्यादा होगा। इन केस द बॉडी इज एट रेस्ट, देयर इज नो वर्टिकल मोशन इन द बॉडी, तो और mg की वैल्यू जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया है इक्वल होगी, r विल बी इक्वल टू mg। यहाँ पर एक और सेटअप r विल बी इक्वल टू mg। तो अगर m ज़्यादा होगा और भी ज़्यादा होगा, अगर और ज़्यादा होगा तो बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉडी को होल्ड करने में और बॉडी की हेल्प करता है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह होल्ड सरफेस पे होगी। जब बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्लियरली फ्रिक्शन भी बढ़ेगी। तो जब बॉडी को जो फोर्स होल्ड करता है उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि हमें बॉडी को स्लाइड करने के लिए, हमें बॉडी को मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा इट इज़ क्लियर दैट FC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। एक बार फिर, जब मास ऑफ द बॉडी ज़्यादा होगा उस सूरत में वेट ज़्यादा होगा, जब mg ज़्यादा होगा तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो बेटा अब हम डेरिवेशन पे आते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है बॉडी लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। हम दो केसेस लेंगे, एक तो जब बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगी और दूसरा केस जब बॉडी किसी इंक्लाइंड सरफेस पे होगी। तो केस नंबर 1 हम यहाँ लेते हैं। मान लीजिए दिस इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दिस इज द बॉडी।
बेटा यह अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है एफ सी। तो यहाँ पर पहला जो फोर्स होगा वो होगा वेट ऑफ द बॉडी एम जी, एंड सेकंड जो इसकी रिएक्शन में यहाँ पर अप्लाई होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, और की वैल्यू एम जी के बराबर होगी। तो दिस इज मास ऑफ द बॉडी एम। सो हमने एक बॉडी को कंसिडर किया जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रही है, तो हमने अप्लाई फोर्स किया एफ, तो उसकी रिएक्शन में यहाँ पर एग्जिस्ट हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ सी। आप रिकॉल करें, मैंने पहले लेक्चर में बताया कि ये जो एफ सी होता है इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ सी जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक लगता है तब तक बॉडी रेस्ट में होती है, फोर्स अप्लाई हमने किया होता है लेकिन बॉडी मूव नहीं करती। तो इस सूरत में चूंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही लिमिटिंग केस है, तो यहाँ पर जो हमारी सिचुएशन है इस सूरत में बॉडी मोशन में नहीं है बल्कि बॉडी इज एट रेस्ट। तो पहला फोर्स एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा फोर्स जो वर्टिकली अपवर्ड्स होगा वो होगा आर का। तो हमने फोर्स अप्लाई एफ किया तो उसकी रिएक्शन पे यहाँ पर एग्जिस्ट हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि कंटैक्ट सरफेस के पैरेलल होगा। तो दिस इज द कंटैक्ट सरफेस, या आप यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटा हमारी डेरिवेशन का पहला स्टेप, वी नो दैट एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो इसके बाद एफ सी जो होगा इट विल बी इक्वल टू म्यू एस टाइम्स आर, वायर जो म्यू एस बेटा होता है, म्यू एस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है उसको रिमूव करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है जिसको हमने यहाँ से म्यू एस से डिनोट किया है। तो म्यू एस क्या है? इट इज सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कंटैक्ट सरफेसेस जो होती है, यानी इस बॉडी की सरफेस और जो हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इन कंटैक्ट सरफेसेस के नेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि कंटैक्ट सरफेसेस कैसी होंगी, कितनी रफ होंगी, कितनी स्मूथ होंगी, कौन से मटेरियल से बनी होगी, इसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। तो दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट जो म्यू एस की वैल्यू होगी वो होगी एफ सी डिवाइडेड बाई आर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा आप यहाँ गौर कर लें, न्यूमरेटर में भी फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन और डिनोमिनेटर में भी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टू आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटीज। सो बेटा इसका जो इट विल बी ए पेवर नंबर, इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो म्यू एस जो है, म्यू एस इज ए पेवर नंबर हैविंग पेवर नंबर having no dimensions। बेटा इसकी डायमेंशंस नहीं होगी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर म्यू एस। अब हम यहाँ इस स्टेप को आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि ये जो एफ सी होता है इट इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स आर। हमें पहले ही पता है ये जो आर की वैल्यू है, आर इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ हम वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर limiting friction when the body is lying on a horizontal surface। तो अब केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 बेटा, body lying on an inclined surface
इसे आप जनरल केस कह सकते हैं, क्योंकि इस केस में हम पहले केस को भी डिराइव कर सकते हैं, यानी डिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले यहाँ फिगर बना लेते हैं। सो बेटा, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, आप मान लीजिए दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पे बॉडी लाई करती है, बॉडी लाई करती है इंक्लाइंड सरफेस पे। बेटा ये हमारी जो है बॉडी है, सो दिस इज द बॉडी। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो बॉडी की सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, तो वो वेक्टर हम यहाँ दिखाएंगे। So this will be normal reaction. This will be the weight of the body, mg. This is the inclination of the surface, of the inclined surface with the horizontal surface. इसे आप ग्राउंड भी कह सकते हैं। बेटा मैंने आपको पहले बताया है, जब कोई वेक्टर 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री से डिफरेंट कोई एंगल बनाता है, तो उस वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ जो mg है, ये इस इंक्लाइंड सरफेस के साथ ना ही 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, ना 180 का और ना 90 का, लिहाजा हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसका जो एक कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो एंगल होगा इट विल बी थीटा। सो ये जो कंपोनेंट होगा इट विल बी mg cos थीटा एंड ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। सो दिस इज बॉडी ऑफ मास m। आप घबराइए नहीं, मैं दिखाऊंगा ये एंगल थीटा कैसे। अगर आपने ये समझ लिया कि ये एंगल थीटा है, ये हमने कंसिडर किया, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ये ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रही है। अब सवाल ये है कि ये एंगल थीटा कैसे, इसके लिए आप फ्री डायग्राम देखिए। मान लीजिए ये इंक्लाइंड सरफेस है, दिस इज द ग्राउंड। तो यहाँ पर मैंने एक फोर्स दिखाया वेट का, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से भी इसको दिखा सकता हूँ। तो बेटा ये हमारा फोर्स mg है और ये जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट mg cos थीटा। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये थीटा कैसे, डोंट वरी मैं दिखाऊंगा। तो इस सिचुएशन को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक सिचुएशन कंसिडर की। तो आपको पता है ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये 90 डिग्रीज का एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है इट इज 90 डिग्री, 90 डिग्रीज का एंगल यहाँ पर ये बन रहा है। तो बेटा ये एंगल भी 90 डिग्रीज का होगा और ये एंगल जो होगा ये इट विल बी 90 माइनस थीटा, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो अगर आप ऐड करें, पहला थीटा है दूसरा 90 है और 90 माइनस थीटा, इनको ऐड करके आपको 180 डिग्री मिलेगा। थीटा माइनस थीटा एंड प्लस थीटा विल कैंसल, यू विल गेट 180 डिग्री। सो बेटा दिस एंगल विल बी, यहाँ पर जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्लियरली ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा, क्योंकि आप ऐड कीजिए
90 माइनस थीटा प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब है ये हमारा थीटा होना चाहिए। तो बेटा ये एंगल जो है थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट जो होगा mg cos थीटा होगा और ये कंपोनेंट जो होगा mg sin थीटा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं। तो वी नो दैट r की वैल्यू जो होगी वो mg cos थीटा होगी, क्योंकि बॉडी में वर्टिकल मोशन नहीं है, देयर इज नो वर्टिकल मोशन इन द बॉडी। ये हम लिखे यहां पर देयर इज नो वर्टिकल मोशन इन द बॉडी, विच इंप्लाइज अगर वर्टिकल मोशन नहीं है तो r जो है इट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। ये इसको कैंसिल करेगा, इट मीन्स r विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। ओके बेटा, समझ आ रहा है? तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वी नो दैट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, या दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, so which implies fc will be mu s times r, and which implies fc will be mu s, r की वैल्यू mg cos theta। so this is the limiting friction, mg cos theta। अब देखिए अगर थीटा जीरो होगा, थीटा किस सूरत में जीरो होगा? अगर ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, अगर हम थीटा को जीरो कर ले तो ये ऐसे, इसकी डायरेक्शन जो होगी ये होगी, यानी ये हॉरिजॉन्टल उस सूरत में होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया दैट मीन्स पहला केस। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर थीटा जीरो होगा, इफ थीटा इज जीरो देन cos जीरो की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो हमें मिलेगा fc इक्वल टू म्यू एस mg, केस नंबर फर्स्ट। तो ये हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का की जो एक्सप्रेशन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए काइनेटिक फ्रिक्शन की डेरिवेशन ले आएंगे, और उस वीडियो में हम इंशाल्लाह 1-2 न्यूमेरिकल्स पे भी डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।